हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे थोड़ा बियॉन्ड द टॉपिक। बियॉन्ड द टॉपिक नहीं कह सकते हैं कि जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में, कृषि एक्ट 2020। कृषि एक्ट 2020 जो हमारे देश में इस वक्त ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, हम उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या सरकार का पक्ष सही है या फिर किसानों का पक्ष सही है। हम एक्ट को कम से कम तीन पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले तो ये बिल जो पास हुआ, फिर एक्ट बना, उस पर बात करेंगे कि ये जो एक्ट बना क्या वो संवैधानिक है या नहीं है। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे अगर तो इसके संवैधानिकता पर बात करेंगे। संवैधानिकता पर बात करेंगे कि क्या ये जो एक्ट है ये क्या संवैधानिक है कि नहीं है, क्योंकि ये मुद्दे कई दिन से अखबारों में आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट तुरंत खारिज कर देगा क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से पास नहीं हुआ है या संवैधानिक नहीं है, ये संविधान संगत नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे कि जो ये एक्ट है इसमें तीन हैं, इसमें जो है तीन है। एक्ट 1 है एपीएमसी, एक्ट 1 जो है आपका एपीएमसी है, इसमें देखिए। फिर हम बात करेंगे एपीएमसी का, फिर हम बात करेंगे एमएसपी का, और फिर हम बात करेंगे इस पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे, ईसीए पे। तो हम ये चार हिस्सों में बांट के इसको पढ़ेंगे और जानेंगे इसको कि क्या है, संवैधानिक है कि नहीं है, एपीएमसीज क्या हैं और क्या इसके तहत प्रोसीजर है, एमएसपी क्या है और ईसीए क्या है। तो आज सबसे पहले जो पार्ट 1 का वीडियो आएगा वो इस पे है। पहले हम देख लेते हैं कि संवैधानिक है या नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं कि वीडियो क्या पूरा फिगर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए एक डेट थी 16 अप्रैल 2016। जगह थी बरेली। प्रधानमंत्री मोदी बरेली में 16 अप्रैल 2016 को बरेली में एक भाषण देते हैं और वो भाषण में कहते हैं कि हम कृषकों की आय को दुगना कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी सरकार का ये विज़न था, उनके माइंड में कुछ स्टेप थे और उन्हीं स्टेप्स को इस एक्ट में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। जो उनके उस वक्त बोलने के वक्त वो माइंड में एक्ट रहे होंगे, उन्हीं एक्ट्स को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है, कृषकों की आय, किसानों की आय को दुगना करने की बात से शुरू होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो है संविधान में, जैसे अब ये कह रहे हैं जो लोग हैं कि ये जो एक्ट है, अब उसको हम दो तरीके से देख लेते हैं। कहते हैं कि मतलब संविधान सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये विफल हो जाएगा, तो उसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो दो तरीके से संवैधानिक आधारता चेक की जाती है, उसका बेस चेक किया जाता है। एक तो विषय वस्तु के आधार पे, और एक आधार चेक किया जाएगा कि जो बिल पास कराया गया, जो बिल पास करा के एक्ट बनाएगा, वो उसका प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया क्या फॉलो की गई, यानी कि उसका प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया और उसका एक विषय वस्तु क्या है। अब विषय वस्तु के आधार पे देखें तो क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? अधिकार, ठीक है। विषय वस्तु के ऊपर देखें तो क्या ये मौलिक अधिकारों पे का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। तो मौलिक अधिकार में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 13,
इसको देखेंगे और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन जीने का अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक को भारत के। कौन देता है? संविधान देता है। अब एक केस आता है अप्रॉक्स 1985 के आसपास, और उसमें ये कहा जाता है कि अगर हमें जीवन जीने का अधिकार है संविधान से, तो हमें अपने जीवन को हर लेने का, यानी अपने आप को मार लेने का भी अधिकार है। भाई, अगर आपको मौलिक अधिकारों के तहत कहीं भी बसने का अधिकार दिया जाता है तो वो आपकी मर्जी है, बसें या ना बसें। आपको घूमने का अधिकार दिया जाता है तो वो आपकी मर्जी है कि आप घूमें या ना घूमें। आपको व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है तो आपके मर्जी है कि आप व्यापार करें या ना करें। तो ऐसे ही अनुच्छेद 21 में एक केस आता है 1985 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और उसमें वही ये वाद के समय कहा जाता है कि अगर हमें जीवन जीने का अधिकार है तो हमें अपने जीवन हरने का भी तो अधिकार है, वो हमारी मर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच उस वक्त उसको मानती है। 1995 में ये शायद फैसला आता है इसका फाइनल, और उसमें कहती है हाँ बिल्कुल, आपको अगर जीवन जीने का अधिकार है तो जीवन हरने का भी अधिकार है। लेकिन उसकी वजह से कानून, कौन सा कानून? IPC 309, जो कहता है कि आत्महत्या का प्रयास करना भी जुर्म है और 1 साल की सजा होगी, और 1 साल की सजा होगी। इस कानून को ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब होता क्या है कि कानून लोअर होता है, संविधान ऊपर होता है। तो हमने, और संविधान ये कहता है कि ऐसे कोई भी कानून, अनुच्छेद 13 यही कहता है, ऐसे कोई भी कानून चाहे वो संविधान से पहले हो या संविधान लागू होने के बाद हो, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो वहीं से शून्य हो जाएंगे। जितना पार्ट उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा वो शून्य हो जाएगा। तो इसको शून्य कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को समझ में आया कि नहीं, ये हमारी बेंच की, छोटी बेंच की गलती थी, और बड़ी बेंच ने इस फैसले को पलट के फिर से इसको जीवित कर दिया 309 को। तो ये बात हो गई थी मौलिक अधिकारों की। तो अब मौलिक अधिकार के आधार पर इस एक्ट में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उल्लंघन कर रही हैं? हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि जीवन जीने का अधिकार है क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, कृषि करने, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कुछ भी लेके लॉजिक आएंगे, खारिज हो जाएगा ये, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट बनेगा आपका आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना सेकंड पॉइंट बनेगा इसका, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, इसका सेकंड पॉइंट बनेगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये चेक करने के तरीके हैं कि क्या आपने जो एक्ट बनाया वो क्या संविधान संगत है कि नहीं है। तो पहले विषय वस्तु के आधार पर संविधान संगत है कि नहीं, मतलब संविधान से के खिलाफ तो नहीं है, और फिर उसमें भी मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। अब 1973 में एक बहुत ही चर्चित केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी एक परिभाषा दी, और उस परिभाषा में कई चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। उसमें ये भी कहा कि आप, संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के आधारभूत स्ट्रक्चर यानी बेसिक कंस्ट्रक्चर को दिक्कत देता है या उसको हिलाता है, तो वो हम वहीं से उसको शून्य मान लेंगे। माने कि आप, ठीक है मकान टूटा फूटा है, आप उसको प्लस्तर वस्तर कराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नींव नहीं हिलाएंगे, इसका मतलब आप नया संविधान बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेडरलिज्म यानी संघवाद को चुनौती दे रहा है ये एक्ट, संघवाद को चुनौती दे रहा है ये एक्ट। संघवाद क्या होता है पहले ये जान लीजिए। संघवाद यानी कि राज्य और केंद्र मिलके, दोनों मिलके प्यार से सरकार को चलाएं तो वो संघवाद होता है, और थोड़ा सा मिलजुल के, थोड़ा खींचतानी में चलाएं तो कोऑपरेटिव संघवाद होता है। तो संघवाद को ये चुनौती दे रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं लोग। अब संघवाद में क्या है? संघवाद में ये है कि देखिए, हमारे देश में कुछ कानून बनाने के जो अधिकार दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? केंद्र को।
कुछ कानून बनाने के केंद्र को शक्तियां दी गई हैं कुछ विषय पे, तो कुछ कानून हमारे राज्य बनाते हैं, कुछ विषय पे कानून राज्य बनाते हैं, और कुछ विषय पे दोनों मिलके कानून बनाते हैं, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। एक जगह ये लिस्टिंग की गई है कि कौन किस पे विषय पे कानून बना सकेगा, ये लिस्टिंग समवर्ती सूची। तो ये टोटल दिया गया है आपका 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि केंद्र कुछ विषय पे कानून बनाएगा, कुछ पे राज्य बनाएगा, और कुछ पे दोनों बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक फिर विवाद खड़ा होगा कि जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती पे, तो किसकी मानी जाएगी। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो केंद्र विषय पे कानून जिस पे अगर उस पे बनाती है और विवाद होता है दोनों के बीच, राज्य और संसद के बीच, केंद्र के बीच, तो उसमें केंद्र के कानून यानी संसद के कानून को सुप्रीम माना जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, अब देखिए, अब ये जो लिस्ट है, अब इस लिस्ट में आपका स्टेट लिस्ट है और ये लिस्ट है, तो उसमें जो राज्य सूची के विषय हैं उसमें एक पॉइंट नंबर है 14, पॉइंट नंबर, आर्टिकल नहीं, पॉइंट नंबर है। पॉइंट नंबर 14 पे कृषि के बारे में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 14 में कृषि के बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि कृषि के बारे में जब लिखा हुआ है तो कृषि पे कानून कौन कौन बना सकता है, तो हम साफ साफ है कि कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है, ये लिखा हुआ है। अब इसी में एक पॉइंट है 14 में ही पॉइंट दिया हुआ है, सब पॉइंट है इसका, उसमें दिया हुआ है 26 नंबर पॉइंट और 27 नंबर पॉइंट इस लिस्ट में, जिसमें सॉरी ये नीचे का नहीं दिख रहा होगा, आ जाते हैं, थोड़ा सा डिलीट करते हैं डाटा को, इधर आ जाइए। इसी का कृषि पॉइंट में 2 पॉइंट छोटे छोटे दिए हुए हैं, उसमें दिया हुआ है 2 हैं 26 और 27, जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको इन स्टेट में, स्टेट के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि सेल्स टैक्स आपने सुना है, ये कहाँ लगता है, स्टेट के अंदर लगता है। और इसमें क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की गई है। गुड्स एंड सर्विसेज पे भी कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकती है। अब हुआ ये कि ये मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में था। 1954 में, 1954 में, 1954 में नेहरू जी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर राज्य को हम इतनी शक्तियां दे देंगे कृषि मामलों में, तो फिर सेंट्रल इसमें वीक हो जाएगा, फिर आगे चल के सेंट्रल वीक हो जाएगा। और उन्हें भी कुछ काम करने थे, सुधार करने थे, लॉ रिफॉर्म करने थे, क्योंकि नेहरू जी समाजवाद के प्रेरक थे। तो नेहरू जो है ये समझ चुके थे बात को, तो उन्होंने क्या किया, 1954 में 3rd अमेंडमेंट किया, तीसरा अमेंडमेंट किया, संविधान संशोधन जिसे कहते हैं। और उसके तहत में उन्होंने इसी में समवर्ती सूची में एक पॉइंट जोड़ा 33, और उसमें उन्होंने ये पावर दे दी किसको, समवर्ती में डाल दी, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब दे दिया समवर्ती सूची में 3rd अमेंडमेंट के द्वारा। 3rd अमेंडमेंट में इन्होंने दे दिया। अब हुआ ये कि जब इन्होंने दिया, क्योंकि इनको लैंड रिफॉर्म करने थे, तो इसे जरूरी था ये चीज़ें, क्योंकि लैंड रिफॉर्म कृषि के अंतर्गत, क्योंकि देखिए कोई भी जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, तो इसके अंतर्गत कई चीज़ें आ जाती हैं। कृषि अगर लिखा तो कृषि से रिलेटेड सभी चीज़ों को ये कवर कर रहा था, तो इन्होंने भी इसमें डाला कि कृषि से संबंधित प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन समवर्ती सूची का विषय हो गया। एक और इसमें कर दिया चीज़, अब इसमें कर दिया कि ये जो 2 पॉइंट थे वो कैसे शुरुआत हो रहे हैं। अब वर्तमान में जब ये चेंज किया गया तो लिखा कि पॉइंट नंबर, कॉन्करेंट लिस्ट के पॉइंट नंबर 33 के अंतर्गत रहते हुए, अब आप ये बात को समझ रहे हैं, रहते हुए, यानी कि प्राथमिकता किसको दे दी गई, 33 नंबर को दे दी गई। देखिए
इसके अंतर्गत रहते हुए ये बातें कही गई हैं। 33 के नंबर अंतर्गत रहते हुए, 33 किसकी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि दोनों जिस विषय पे कानून बना सकते हैं। अब ये बात यहाँ से, अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे कानून बना सकते हैं। तो यहाँ से ये भी हुआ कि हम सेंट्रल ने जो कानून ये पास किया है वो आधारभूत स्ट्रक्चर पे भी सही है। 2 पॉइंटों पे हमने किया, नहीं केस कर सकते, करें वो अलग बात है, करना आपका अधिकार है। अब आ जाइए, करना आपका अधिकार है, आप केस करिए। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है उस केस को देखना कि क्या वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो 2 मिनट में खारिज कर देगी, अपना आधा घंटा भी नहीं जाया करेगी उस पर। अब देखिए तीसरा जो हुआ वो हुआ इसी में जो था विषय वस्तु पे कि राज्य की क्या है विधायी की शक्तियाँ। राज्य की विधायी शक्तियों की बात की गई, विधायी शक्तियों की बात की गई। अब इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 246 आता है और 254 आता है, जिसकी हम बात करेंगे। 246 और 254। अब आर्टिकल 2 राज्य की विधायी की शक्तियाँ मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट। अब इसकी क्या है कि ये किसी विषय पे कानून बनाता है, किसी विषय पे कानून बनाता है, बना सकता है जो कॉन्करेंट और उस पे हैं, राज्य पे हैं। अब देखिए इन्हीं सब के चक्कर में हमारे देश को कहा जाता है कि ये केंद्राभिमुख संविधान है, मतलब कि सेंट्रल बायस्ड संविधान है, और जो है इसी पे इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा होती है। तो हुआ ये कि 246 और 254 हैं। अब 246 पे इसने कानून पे कोई विषय पे कोई कानून बनाया, 246 पावर के अंतर्गत, आर्टिकल के अंतर्गत। अब क्या हुआ कि अब उस पर सेंट्रल ने भी बनाया, विवाद हो गया। मैं जैसा पहले कह रहा था विवाद हो गया। तो विवाद में ये कहा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी। संसद द्वारा, ये आर्टिकल 254 में कहा गया है, संविधान में लिखा हुआ है, बनाए गए कानून में को वरीयता, वरीयता, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉइंट पे हमने देखा कि विषय वस्तु के आधार पे, यानी कि अपने जो उसमें चीज़ें दी हुई हैं कृषि एक्ट में, उसके आधार पे तो ये विषय वस्तु के आधार पे उसको आप नहीं काट सकते। सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बहाल होकर वापस आ जाएगी इस वस्तु पे। अब आ जाते हैं प्रोसीजर के आधार पे। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर के आधार पे ये संविधान विरोधी कानून है। प्रोसीजर, प्रक्रिया, प्रक्रिया के आधार पे। अब आप ये बताइए कि क्या प्रोसीजर के आधार, प्रक्रिया के आधार पे ये जो कानून है, आपको कितना लगता है कि किस तरह से बिल पास कराया गया। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से कानून को पास कराया गया, अगर थोड़ा भी आप उस वक्त इंटरेस्टेड रहे हों। तो प्रक्रिया देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है 5 जून 2020 में एक ऑर्डिनेंस आता है, अध्यादेश जिसे कहते हैं, अध्यादेश, जो इस एक्ट को पहले ही सरकार लागू कर चुकी थी देश में। किस तारीख से? 5 तारीख से राष्ट्रपति का एक अध्यादेश आता है और उस अध्यादेश के तहत ये कानून देश में लागू हो जाता है। अध्यादेश की प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही नेक्स्ट सेशन होगा, इस अध्यादेश के लागू होने के बाद जैसे ही संसद की सत्र होगी, उसमें 6 सप्ताह के भीतर इसे पास कराना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब जो मानसून सत्र शुरू होना था हुआ, वो आपका 14 सितंबर से 1 अक्टूबर का ड्यूरेशन थी उसकी। 1 अक्टूबर ड्यूरेशन थी, 14 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक। अब सरकार को ये बिल इस सत्र में पास करा ही लेना था, नहीं तो ये अध्यादेश फेल कर जाता। हालांकि सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से दोबारा लाती, लेकिन एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के लिए एक बेइज्जती की बात होती है कि आपका अध्यादेश फेल कर गया, सत्र होने के बावजूद। किरकिरी होती सरकार की और भारी किरकिरी होती इस पर। तो ये मोदी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी। अच्छा, इसकी वजह से नए चीज़ें लागू हो चुकी थी मंडियों में अध्यादेश की वजह से, तो फिर प्रक्रिया पुराने वाले ढर्रे पर लाना पड़ता उनको। हालांकि तुरंत अध्यादेश लागू करते, लेकिन सही नहीं होता है।
अगर आप मेजॉरिटी में है, फुल मेजॉरिटी में है और आपका अध्यादेश कोई कानून नहीं बन पाता है या उसका एक्ट पास नहीं हो पाता है, देश में लागू नहीं हो पाता है, तो ये बेइज्जती की बात होती है। तब इसमें क्या हुआ, इसको देखिए। अब इसमें देखिए मेजॉरिटी, पहले हम देखेंगे क्या मेजॉरिटी नहीं थी सरकार के पास, क्या मेजॉरिटी नहीं थी? फिर क्या वॉइस वोटिंग हुई थी? उसमें वॉइस वोटिंग हुई थी, तो क्या वॉइस वोटिंग गलत थी या सही थी? इसके आधार पे हम देखेंगे। अब आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि क्या सरकार के पास मेजॉरिटी है कि नहीं है? मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं है। बात करेंगे वॉइस वोटिंग। आप लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करके वोट करा देना, जैसे हम लोग क्लास में करते थे पहले, अभी भी करते हैं कि कितने लोग घर में अगर कोई बात होती, कितने लोग इस पक्ष में हैं, तो 10 में से 6 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया तो काम होने शुरू हो जाता है। तो ये होती है वॉइस वोटिंग। फिर देखिए एक होती है सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी संसदीय समिति होती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम, एक बात करेंगे अनुच्छेद 122 की बात करेंगे। इन 4 आधारों पर प्रोसीजर को हम चेक करने के प्रयास करेंगे। मेजॉरिटी, सरकार एनडीए की, एनडीए गठबंधन के पास 353 सांसद एमपी हैं। अगर हम शिवसेना और अकाली दल को निकाल दें तो भी 333 एमपी हैं। लोकसभा में हैं, तो लोकसभा में इन्होंने चुटकियों में पास करा लिया ये बिल को। कोई जरूरत ही नहीं थी, 333 545 की टोटल संख्या है, आधे से ज़्यादा मिल गए इनको भैया, अपने पास ही रखे हुए हैं, जरूरत ही क्या किसी की, कोई चर्चा वर्चा नहीं, बिल पास हो गया। अब आ जाते हैं हम राज्यसभा पे। कहाँ जाते हैं? राज्यसभा पे। राज्यसभा में 242। एनडीए गठबंधन के, एनडीए के पास इस वक्त 110 के आसपास है, बहुमत से अभी भी 10 दूर है, फिलहाल 110 के आसपास है। यहाँ पे पेंच फंसा हुआ था। अब पेंच ये फंसा था कि 110 थे, इनको 100 चाहिए, कितने? 122 चाहिए, 122 चाहिए। यहाँ पे 112 सांसद का इनको जुगाड़ करना था। हुआ ये कि बीजू जनता दल, बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, इनका पूरा समर्थन प्राप्त था। लोकसभा में शिवसेना ने भी इनका समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा में वो मुकर गई शिवसेना। यहाँ पे एनसीपी और शिवसेना एसएस, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। देखिए बाइकआउट करना भी एक तरह से मौन समर्थन होता है। आप अगर मान लीजिए 242 लोग हैं टोटल, इसमें से मान लीजिए 42 लोग बाइकआउट कर गए, तो मेजॉरिटी, अब 200 बचे, मेजॉरिटी कहाँ आ गई? 101 पे आ गई ना। मेजॉरिटी कहाँ पे आ गई? 101 पे आ गई। अब देखिए, तो ये ही हुआ कि यहाँ पे सरकार ने, हालांकि सरकार बहुत आसानी से इस मेजॉरिटी को प्राप्त करती है, 122 उसके पास थे, इन्होंने क्या किया? वॉइस वोटिंग से काम करा लिया। तो मेजॉरिटी थी, वॉइस वोटिंग से करा लिया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर राज्यसभा में बिल फेल हो जाता तब, अगर राज्यसभा में बिल फेल हो जाता तब तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये वॉइस वोटिंग ना करा के वोटिंग कराते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत किसी बिल पे विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है। संयुक्त बैठक यानी कि 545 और 242, 787 लोग, इसमें से मेजॉरिटी चाहिए तो 394, यही तो चाहिए। हाँ, 394 लोगों को चाहिए टोटल। जब 394 चाहिए, आधे से एक अधिक, तो यहाँ पे सरकार के पास अभी कितने थे? 333 तो खुद के थे। अगर हम शिवसेना और
अकाली दल को बाहर कर दें, और 110 के आसपास इनके अपने राज्यसभा में थे। 443 थे। गिरे से गिरे हालात में भी अगर इनको 400 वोट मिलते, सांसदों का समर्थन मिलता, और हालांकि विप जारी होता तो देना सबको पड़ता, वरना एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता, तो बिल तो बहुत आसानी से पास होना था। इसमें कोई भी दिक्कत ही नहीं थी। इन्होंने वॉइस वोटिंग से पास कराया बिल को। अब वॉइस वोटिंग पे सरकार का तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। राज्यसभा की नियमावली में वोटिंग पे या लोकसभा की संसद की कार्रवाई की नियमावली में ये है कि प्रत्येक मेंबर को अपनी सीट पे बैठ के ही वोट देना है। लेकिन कोरोना चल रहा है, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, सरकार ने पूरा नियम फॉलो किया। लोकसभा में कोरोना में 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, तो सरकार ने जब 2-2 गज पे लोगों को बैठाया तो फिर कैसे मेंबर अपने जगह सीट की जगह पे बटन को दबा सकता था। प्रत्येक व्यक्ति की सीट अलॉट होती है उसमें कि किसको कहाँ बैठना है, उसकी वोटिंग तभी पता चलता है ना किसने किसको वोट दिया। तो उस वजह से ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो सकता था। सरकार का ये तर्क है और बात भी सही है, कोरोना काल है। तो कोरोना में एक था ना कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो आपदा को अवसर में सरकार ने यहाँ बदला और वॉइस वोटिंग करा दिया। वॉइस वोटिंग में जो है सभापति साहब देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने देखा हाँ मेजॉरिटी में हाथ ज़्यादा खड़े हैं, ठीक है पास हो गया बिल। फालतू पेचीदा कौन पड़े, वोटिंग कराए और देन ये सब कौन करे। बात भी सही है, जब आपके पास मेजॉरिटी है तो फिर क्या ज़रूरत है। हालांकि कम नहीं खेल खेले सरकार ने, मैं ये नहीं कहता, मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सरकार ने बहुत खेल खेले इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि बिना बड़े रिफॉर्म्स किए कुछ सुधरने वाला नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखिए, आप कह रहे हैं विवाद हो रहा है, सरकार को पता था कि इससे बड़ा विवाद हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इस बिल को कोरोना टाइम पे ही पास इसीलिए किया कि कोरोना की वजह से ज़्यादा विवाद ना होने पाए, कोरोना की वजह से ज़्यादा विवाद ना होने पाए। इसी वजह से कोरोना काल को उसने आपदा को अवसर में बदल लिया। अब देखिए सिलेक्ट कमेटी, विपक्ष ने कहा सिलेक्ट कमेटी को भेजिए, तो यहाँ पर ये हो गया कि मेजॉरिटी भी थी, वॉइस वोटिंग का भी कोई प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, सही है। अब सिलेक्ट कमेटी को नहीं दे सकते थे क्योंकि ड्यूरेशन 1 अक्टूबर ही थी मानसून सत्र की, उससे पहले अगर ये पास नहीं कराते तो इनका अध्यादेश फेल मार जाता। तो सरकार ने उपसभापति साहब को साफ साफ कह दिया कि भैया सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा सिलेक्ट कमेटी को नहीं जाएगा। इसी पर बहुत विवाद हुआ, पर्चे फड़े और आपने देखा होगा काफ़ी विवाद हुआ था। 20 सितंबर 2020 ऐतिहासिक दिन है, याद रखिएगा संसदीय प्रक्रियाओं के लिए। अब देखिए सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया। अब क्या ये जो इसके मेजो वॉइस वोटिंग हुई और इसके आधार पे क्या आप संसद में चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में? तो अनुच्छेद 122 ये कहता है कि संसदीय प्रक्रियाओं में संसद स्वयं प्रभु है या संप्रभु है। प्रक्रियाओं में संसद प्रक्रिया में स्वयं प्रभु है या संप्रभु है, यानी कि उसके ये जो प्रक्रिया फॉलो हुई इस पे आप सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता, ये आर्टिकल 122 में साफ साफ लिखा हुआ है, तो उसके आधार पर नहीं जा सकते। तो ये यहाँ से कट हो गया। तो हमने देख लिया कि क्या विषय वस्तु के आधार पे या प्रोसीजर के आधार पे क्या ये बिल को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, आधा घंटा या मुश्किल से 40 मिनट लगाएगी सुप्रीम कोर्ट और इसको खारिज कर देगी, जो भी केस हो रहा है इस पर। तो ये पूरी तरह से बिल सुप्रीम कोर्ट में सेफ रहेगा, वहाँ पे खारिज नहीं होगा। अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो बड़ी हो रही है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिलहाल मैंने आपको बता दिया। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, देखिए किसी भी जो गवर्नमेंट होती है वो पहले में बहुमत में थे, अब इस समय फुल बहुमत में, मतलब पहले में तो पूर्ण बहुमत थे ही थे, अब बहुमत से भी ज़्यादा हैं ये। तो होता ये है कि जब कोई गवर्नमेंट दूसरे टर्म में वो भी पूर्ण और ज़्यादा बहुमत से आ जाए तो अपने एजेंडा को पूरा करती है। आपने देखा होगा कश्मीर, राम मंदिर, बहुत तेज़ी से काम किया इन्होंने। और अब मैं आपको बता दूं, अब धीरे धीरे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और जनसंख्या नियंत्रण पर भी आएंगे।
तो लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एक चीज़ पे अवहेलना बहुत होती है कि जो मिड टर्म किसी भी गवर्नमेंट का होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, सरकार बिल्कुल रौद्र रूप धारण करके काम करती है। तो ये जो एग्रेसिव मूड है सरकार का वो आपको देखने को मिलता रहेगा 2023 तक। 23 के आसपास फिर अच्छे स्कीम्स आनी शुरू होंगी, और 23 के मैं आपको बताऊं तो 23 जनवरी फरवरी जैसे ही बजट आएगा फरवरी में, उसके बाद स्कीम्स आने लगेंगी। तो अभी जो मिड टर्म चल रहा है उसमें ये रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। सरकार एक दो मुद्दों पर हो सकता है पीछे हटे, वरना मुझे अभी तक तो जिस हिसाब से बीजेपी का एग्रेशन लग रहा है और इसके मुख्यमंत्री तक मैदान में उतर चुके हैं और लोगों को समझा रहे हैं किसानों को, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल में सरकार कुछ रिफॉर्म मतलब कुछ चेंजेस करने वाली है इस एक्ट में। सॉरी, बिल कहने पे मैं भी राहुल गांधी हो जाऊंगा, बिल नहीं कह सकता अब एक्ट कहूँगा, क्योंकि बिल राहुल गांधी ने यूज़ किया जिस पे बहुत किरकिरी हो रही है। तो ये प्रोसीजर था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इसके संवैधानिकता को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन आप आधा घंटा भी नहीं टिकेंगे वहाँ पे, ये तय मानिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एक्ट्स की बात करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरह से ये एक्ट कहाँ प्रभावित कर रहा है, किसके हितों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि कुछ गलतियाँ सरकार की भी हैं और कुछ गलतियाँ जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनकी भी है। और एक चीज़ और हम बता दें कि ये जो कांग्रेस और एनसीपी विरोध कर रही है, इन्होंने बहुत पहले ही महाराष्ट्र में ये चीज़ें लागू कर रखी हैं। तो ये शायद विलासराव देशमुख की सरकार थी उस वक्त, इन्होंने उसमें लागू कर रखा है, अभी भी लागू है। तो ये किस मुंह से विरोध कर रहे हैं ये तो समझ में नहीं आता, पर ये पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है, तो बहुत जाहिर सी बात है। हाँ, हम किसी भी पक्ष को लेकर नहीं बात करेंगे, हम एक निष्पक्ष व्यक्ति खड़े होकर दोनों को तराजुओं में तोलेंगे और जानेंगे कि क्या ये बात सही है, एक्ट कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। क्या अगर कुछ सही है तो सरकार को किस पॉइंट पे चेंजेस कर देने चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।